हेलो एवरीवन। आज 10 मिनट सीरीज में हम जानेंगे बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही क्रिस्पी तरीके से। फिर क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज वही है जो हमेशा रहता है कि सीधे आइए, काम की बात करिए और एक बच्चों को वो चीज बताइए जो उनके काम का है। हम इस लेक्चर में बिल्कुल ज्ञानबाजी नहीं करेंगे, सीधे सटीक बात बोलेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सिनॉप्स कैसे बनाया जाता है और ये 15 से 20 पन्ने का जो मटेरियल था उसको 2 पन्ने में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में दो तीन चीजें लर्न करेंगे। सबसे पहले ओलिगर वंश के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे बहुत सारे कंटेंट को एक साथ चीजें में समराइज किया जाता है, कीवर्ड्स में कैसे लिखा जा सकता है और जब भी कोई आंसर राइटिंग फॉर्मेट में चीजें आएंगी तब हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये क्लास बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। और याद रखिए, अब आपका ये टाइम मेंस का चल रहा है तो हम थोड़ा सा मेंस की भी रणनीति आज देख लेंगे कि कैसे चीजों को मेंस को मैनेज करना है और टाइम का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ओलिकर वंश के बारे में। और ये ओलिकर वंश वही है जो यूनिट 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कीवर्ड्स में फटाफट चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं आपके। सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं। तो हो सकता है कभी 2 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाए ओलिकर वंश, तो तत्काल आप बात करना है कि ओलिकर जो वंश है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? ये ओलिकर जो होगा वो मुख्यतः आपको मंदसौर में ही ये पूरा का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो मध्य भारत का क्षेत्र, जहां खासकर मालवा, उज्जैन और ग्वालियर वाला सेगमेंट, ये पूरे के पूरा क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। राजधानी कौन सी होगी? तो प्राचीन नाम दशपुर और जिसका वर्तमान नाम मंदसौर है। वैसे भी प्रीलिम्स में एक आरक्षित क्वेश्चन जो मंदसौर से आता है वो यही है, जो मंदसौर जिसको बोलते हैं उसका प्राचीन नाम दशपुर था। और क्या है ओलिकर? तो एक बार कीवर्ड्स में हम जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही सिनॉप्स बनाया जाता है। ये सामंत थे, किसके? ये गुप्तों के सामंत थे। ठीक, बस ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस इतना लिख लेंगे तब आपके सिनॉप्सिस ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। अब इनके उदय के कारण देख लेते हैं। तो उदय कारण क्या है? गुप्तों की शक्ति की क्षीणता होती गई और जैसे शनय शनय जैसे शक्ति उनकी क्षीण होती गई वैसे वैसे इनका उत्थान होता गया और एक दिन ये बड़ा राजवंश बन गए। फिर वाकाटक एवं हूणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मालवा में राजनीतिक अस्थिरता फैली और जिसके परिणाम स्वरूप, इस अस्थिरता के परिणाम स्वरूप आपको इस बड़े बड़े पर्सनालिटी को देखने को मिलेगा जो भी हम पढ़ेंगे अभी, जिसमें यशोधर्मन जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है, प्रकाश धर्मन भी है। इस पर्सनालिटी का आपको इसमें एक नाम देखने को मिलेगा जो आपके 2 मार्कर में भी काम आएगा। आपसे कुछ लोग पूछेंगे 7 मार्कर में या 2 मार्कर में कि भैया ओलिकर वंश की जानकारी के स्रोत बता दीजिए। तो पहला स्रोत है मंदसौर का अभिलेख, रीस्थल अभिलेख, गंगाधर अभिलेख, शोधनी, ये तो प्रीलिम्स में भी आ चुका है। तो शोधनी अभिलेख जिसके कवि वाशुल थे, और ये दशपुर अभिलेख, ये ओवरऑल ये कुछ अभिलेख है जो आपके काम आने वाले हैं। ओलिकर वंश की बात करते हैं तो ओलिकर वंश को 2 भागों में बांटेंगे, 2 शाखाओं में बांटेंगे। पहली शाखा, ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाया जाता है, लोग ऐसे लिख लीजिए, ओलिकर वंश 2 शाखाओं में बांटिए, पहली शाखा दूसरी शाखा। पहली शाखा में जब भी आप सिनॉप्स बनाएंगे, तो मैं तो इसको रिवाइज करा रहा हूँ, सिनॉप्स बनाना भी सिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको कैसे कीवर्ड्स में नोट डाउन करना है। इंग्लिश मीडियम, आप भी इस बात को बड़े सहज भाव में समझिए। यहाँ लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, बट हम आपको प्रेजेंटेशन स्किल समझा रहे हैं। उसमें देखिए कीवर्ड्स में हमने चीजें उसको प्रेजेंट की है। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक जानकारी। तो जो नरवर्मन है या वर्मा है, इसमें आप देखिए कि मंदसौर के शिलालेख एवं बिहार के कोटरा शिलालेख में इनकी जानकारी देखने को मिलेगी। कौन से वाले की? प्रथम शाखा की। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, नरवर्मन के मंदसौर शिलालेख और बिहार के कोटरा शिलालेख में इसकी जानकारी मिलेगी। संस्थापक कौन थे? तो पहली प्रथम शाखा के संस्थापक जय वर्मा होंगे। इस बात को आपको टिप पर रख लेना है। शासक की बात करते हैं तो जय वर्मा है, जिसको क्या है, देवेंद्र विक्रम नामक उपाधि धारण की गई थी। तो हो सकता है जय वर्मा 2 मार्कर में आ जाए, तो तत्काल आपको लिखना है देवेंद्र विक्रम नामक उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की थी। अगेन बात करते हैं सिंह वर्मा, तो इन्होंने सिंह विक्रांत गामिनी नामक उपाधि भी धारण की थी। नरवर्मन तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शब्दकालीन है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्यों? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है, तो इसलिए हो सकता है ये 2 मार्कर में आपको देखने को मिल जाए। फिर बात करते हैं बंधु वर्मा। तो बंधु वर्मा क्या है? कुमार गुप्त के सामंत थे। ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर के लिए। इस पूरे के पूरे टॉपिक में बंधु वर्मा हो सकता आ जाए। तो आपको बताना है कि कुमार गुप्त के ये सामंत थे। लाट प्रदेश गुजरात के में प्रमुख बुनकरों की श्रेणियों में दान देने वाले प्रमुख राजाओं में से थे। तो एक बार देख लेते हैं क्या लाट प्रदेश। लाट प्रदेश क्या है? वही लाट प्रदेश जिसे गुजरात आप जानते हैं, कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों को दान देकर दशपुर यानी मंदसौर में एक भव्य रूप से सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? बंधु वर्मा ने। एक एक ऐसा प्रतापी राजा, याद रखिए मंदसौर जो है हमारा, वहां मैक्सिमम
बड़े बड़े पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े वैभवशाली। और उस टाइम पीरियड में आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल क्यों ज्यादा देखने को मिलते हैं मंदसौर में, तो क्यों, क्योंकि मंदसौर की ऐसी पोजीशन थी पूरे भारत में, सेंट्रलाइज पोजीशन थी, और बड़े राजा यहीं जब जब राज करते थे तो अपने वैभव को प्रतीक करने के लिए, क्योंकि एक बार हम इंदौर के जो हमारा केंद्रीय संग्रहालय, उनके मेन निदेशक से बात कर रहे थे कि हम सब ये मूर्तियां सब मंदसौर से क्यों आई हैं, तो उन्होंने बताया कि मंदसौर में तत्कालीन जितने भी वैभवशाली राजा हुए, अपनी वैभवता और अपनी बड़ी समृद्धता को प्रतीक करने के लिए, दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका उस टाइम क्या हुआ करता था कि अच्छी अच्छी मूर्तियां बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, और वही मंदिर आगे चलकर लोगों के लिए आदराध्य बन गए। मगर इस बीच में जब जब ये मुगल शासक आए और बाहरी आक्रांताओं का भारत में आगमन हुआ, तब तब उन्होंने मूर्तियों को नष्ट किया गया। और जनरली जब जब आप मूर्तियां देखेंगे तो उनकी नाक टूटी होगी या उनकी आंख में टूटी हुई होगी बेस, या कान टूटे होंगे। और यही जो मूर्ति तोड़ने का क्यों, क्योंकि खंडित किया जाता था। जब मूर्ति खंडित हो जाती तो उसका कोई रिलेंस नहीं बचता था। बट आज भी वो हमारे लिए एक जानने का विषय है, तो रिसर्च का विषय है, तो वह वहां काम आता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें आपकी काम की है, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए आपके लिए काम की चीजें आपको मिलेगी मंदसौर में। फिर बात करते हैं द्वितीय शाखा। तो द्वितीय शाखा में तो दशपुर, यानी कि हमारा मंदसौर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने वाली ये दूसरी शाखा थी। जानकारी का स्रोत बात कर लेते हैं, रीस्थल। यही रीस्थल है जो मालवा के प्राचीन इतिहास की भी जानकारी हमको रीस्थल से मिलेगी। यही रीस्थल है जहां प्रकाश वर्मा या प्रकाश धर्मा, जहां कुछ जगह धर्मन भी मिलेंगे, आप तो धर्मन भी लिख लीजिएगा, और प्रकाश धर्मा भी है। ठीक, दोनों चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर संस्थापक की बात करते हैं तो द्रुमवर्धन नाम मिलेगा, जिन्हें उपाधि सेनापति की दी गई थी। शासकों की बात कर लेते हैं तो वही प्रकाश धर्मा या प्रकाश धर्मन आपको पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। और ये देखिए पूर्णतः बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पूर्णतः स्वतंत्र ओलिकर राजवंश के संस्थापकों में से एक है इनका नाम। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है पर्सनालिटी 2 मार्कर के लिए। स्रोत क्या है, तो स्रोत वही है री स्थल अभिलेख, यही है। भाषा इनकी संस्कृत थी, लिपि थी ब्राह्मी, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें मेंटेन कर लीजिएगा। क्या था इसमें, तो इसमें हूण नेता तोरमाड़ को पराजित करके अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने, तो प्रकाश धर्मन जी ने इसकी अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसको, तोरमाड़ को पराजित करके। बात करते हैं निर्माण, तो रीस्थल दशपुर के निकट में है, जहां प्रकाशेश्वर यानी भगवान शिव मंदिर से निर्मित कराकर भगवत प्रकाश की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और देखिएगा भगवान शिव की सबसे बड़ा जो आपको वैभवकालीन मंदिर मिलेगा मध्य प्रदेश के लिए, तो सबसे फेमस है, पूरी दुनिया के लिए भी है। वो क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है कि मंदसौर अपने भगवान शंकर के किस मंदिर के लिए फेमस है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये पढ़ने का और पढ़ाने का हमारा जो पैटर्न है, हमने कुछ अनुभव अपना प्राप्त किया, ये फील किया कि पेपर 4, 5, 6 और ये भी बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सर इंटरव्यू कैसे कॉल होता है। तो हमेशा हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप पेपर 1, 2, 3 में अपनी एनर्जी मैक्सिमम लगाते हैं, उसका कुछ परसेंट अगर पेपर 4, 5, 6 में लगाते हैं, तो आपकी पास होने की परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको समय रहते हुए चौथे, पांचवें, छठवें पेपर में भी अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंटरव्यू कॉल आपका सबसे सॉलिड होगा। ना केवल इंटरव्यू सॉलिड होगा, बल्कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट किया हुआ है। उस बैच को जरूर आप देखिएगा, नंबर हम दिख रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करिएगा। और ये पहला और दूसरा वीडियो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। फिर ये वीडियो आपके जो डेमो वीडियो बंद हो जाएंगे, बट ऑफलाइन माध्यम में भी और ऑनलाइन माध्यम में दोनों ही हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हमारा पूरा फोकस क्या है कि पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 से इस चीज़ों को स्टार्ट करना है। पेपर 3 भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपका मन करता है कि हाँ मुझे तैयारी करना है, तो जरूर आप इस चीज को आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यशोधर्मन की, बात करते हैं विष्णुवर्धन। तो यशोधर्मा ये बहुत 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 फेमस पर्सनालिटी है, 7 मार्कर में भी मिलेंगे, 2 मार्कर में भी मिलेंगे। अन्य नाम क्या है, तो जनेन्द्र यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति देखने को मिलेगा। स्रोत क्या है, तो दशपुर का अभिलेख या शोधनी अभिलेख। लेखक कौन है, वासुल। हो सकता है 2 मार्कर में वासुल पूछ लिया जाए, या हो सकता है शोधनी अभिलेख। तो आपको दोनों चीजों में ही आपको पूरा मंदसौर का ही गाना ज्ञाना है। ठीक है,
थोड़ी चीजें ये है, इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी आप पढ़ लीजिए कि साम्राज्य पूर्व में लोहित यानी ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक का, तो ब्रह्मपुत्र से लेकर अपना गुजरात तक के सेगमेंट में, हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक का आपको इसमें उल्लेख मिलेगा। तो अगर 2 मार्कर में आ जाए तो तुरंत बताना है कि इस अभिलेख में उत्तर से लेकर दक्षिण यानी हिमालय से लेकर महेंद्रगिरी के पर्वत तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर यहाँ पूरे हमारे समुद्र यानी पूर्व का जो पश्चिम का समुद्र स्थल है वहां तक की जानकारी इस अभिलेख में मिलेगी। और साथ ही साथ मंदसौर का तो जानकारी इसमें है ही, साथ ही साथ इसने हूण नेता मिहिर कुल को, किसने, यशोधर्मन ने हूण नेता मिहिर कुल को पराजित किया था। और इसी में किस अभिलेख में जानकारी है, किसी ने पूछा तो तत्काल आपको बताना है कि दशपुर अभिलेख में इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं कि पूरब के कई शक्तिशाली राजाओं तथा उत्तर के अनेक नरेशों को इन्होंने पराजित किया। और इस उपलक्ष्य में फिर से मैं बोल रहा हूँ, उत्तर के जितने वैभवशाली राजाएं थे उनको सबको पराजित करके जब इन्होंने पराजित किया तो राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ये जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब भी यशोधर्मन की बात करें 7 मार्कर में, तब भी आपको फटाफट स्टार्ट करना है इनका अनन्य नाम, स्रोत, इनकी जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से, इनका वैभवशाली जो जो इन्होंने काम किए हैं सब कुछ आप इसको प्रेजेंट कर देंगे, आपका आंसर निखर के दिखेगा। चलिए बात करते हैं, अगर किसी ने औलिकर राजवंश के प्रशासन की बात कर लिया जाए, ओवरऑल कैसा क्या पूरा या पूरा सिस्टम बताइए, तो 4-5 भागों में बांटेगा। देखिए मैंने इसको कीवर्ड्स में लिखा है और यही कीवर्ड्स आपको एक दिन आम आदमी से खास आदमी बना देंगे। यही आपको लगेगा कि हाँ सर, अगर ये चीजें अगर इस तरीके से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और यही कॉन्फिडेंस जगाने का काम चैंपियन स्क्वायर कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि गांव में बैठा हुआ इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है या छोटे छोटे शहरों में बैठा देख रहा है, तो आप भरोसा रखिए कि आप जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे जो वीडियो हैं हम आपको देंगे और आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। हाँ, पढ़ाई करने से जीवन सच में चेंज हो जाता है। और ये पढ़ाई अगर आपने कर ली और आप सफल हुए तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए राजस्व की व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रशासनिक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं कि राज्य प्रशासन प्रांत और जिले 2 भागों में बटे हुए थे। पूरी दुनिया ऐसे ही बटी हुई है, मध्य भारत पूरा प्रांतों में बटा हुआ है और प्रांत जिलों में बटा हुआ है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है। अगेन प्रांत और जनपद में राजाधिकारी का था, अभी वर्तमान में जिलाधिकारी है। नीचे की बात करते हैं तो डिप्टी कलेक्टर से वही के वही काम करना है। फिर ये आमात्य प्रमुख और सेनापति जैसी इसमें नियुक्ति मिलेगी, बिल्कुल आपको लिख सकते हैं। फिर शासन की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, ऑब्वियस है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो श्री 1008 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं उनके लिए भी मंत्रिपरिषद का निर्माण है। यहाँ भी मंत्रिपरिषद का निर्माण है, तो यहाँ भी मंत्रिपरिषद भी आपको लिखना है। ठीक है, जिसमें न्याय, वित्त और युद्ध संबंधी विषयों का संचालन देखने को मिलता है। बात करते हैं न्याय व्यवस्था, तो जिंदगी में कभी भी जो जस्टिस होगा, आपको लगता होगा सुप्रीम कोर्ट सब चीजें हो रही, बट फाइनली में चीफ जस्टिस को इलेक्ट करने का काम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ भी देखिए कि राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश के तौर पर माना गया। ठीक है, अगेन धार्मिक ग्रंथों एवं स्थानीय परंपराओं का आधार किसके आधार पर था, न्याय पे, जस्टिस के आधार पर किया जाता था। अपराध और दंड की व्यवस्था को कठोर रखा गया जिससे लोगों में डर हो राजा का, और जब भी कोई क्राइम करे तो उन्हें लगे कि नहीं, अगर मैंने एक गलती कर दी तो मुझे इस गलती का खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये है, इससे सामाजिक अनुशासन बना रहता था और चीजें प्रॉपर और सुचारू रूप से आपको देखने को मिलती थी। बात कर लेते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, राजस्व व्यवस्था। आज भी हमारे राज्य के लिए स्टेट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वही है राजस्व, रेवेन्यू सोर्सेस है। तो भूमि कर के माध्यम से यानी भूमि की उपज का माध्यम से इनकम का सोर्स जनरेट करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापार, कर, दंड और विजय से प्राप्त धन से भी हमारे राजस्व का उस टाइम पीरियड में राजस्व का इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। फिर इस प्राप्त राजस्व का उपयोग क्या करते थे, राज्य के संचालन में, सेना के रख रखाव में। भैया याद रखिएगा, आज से नहीं प्राचीन काल से ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि ये पैसा आज जो शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाती है उस पैसे से ही तो सेना का संचालन होता है, हमारी स्टेट की पुलिस है उसका भी संचालन होता है। तो ऐसे ही ये चीजें उस टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी। फिर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी किया जाता था। बात करते हैं सैन्य संगठन, तो शासन की जो शासकों की नियुक्ति का जो मुख्य आधार, शक्ति का आधार क्या थी, हमारी सेना पर था।
क्योंकि अगर जितनी बड़ी जिसकी सेना उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली शासक कहलाया करता था। तो उनकी पूरी शक्ति का आधार कौन था? सेना थी। फिर सेना में किस प्रकार की सेना? तो पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथियों का भी मैक्सिमम प्रयोग देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि हर सेगमेंट में अलग अलग प्लेयर हुआ करते थे। ठीक, तो उस अपने आप में वैभवता को बनाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए हर सेगमेंट में अलग अलग, जैसे आज के जमाने में हमारे पास सेना एक ही नहीं है। कौन कौन सी? वायु सेना भी है, जल सेना भी है, थल सेना भी है। जैसा जैसा वो हमारे साथ कोई अन्याय करेगा या हमारे खिलाफ देखेगा, वैसे ही हम जवाब देंगे। अगर हवा से जवाब मांगा या हवा में हमको किसी ने चुनौती दी, तो हम वायु सेना का यूज करते हैं। थल सेना में है तो ठीक है। और अब तो भारत की स्थिति ये, अगर थल में दिया है तो हम हवा से उड़ाते हैं, हवा वाली चीजें हैं तो हम जल से उड़ाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा भारत सोचता है, बस यही है। लास्ट में सीमाओं की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय विस्तार के लिए सैन्य संगठनों को अत्यधिक मजबूत कर दिया और कुल मिला के ये पूरा का पूरा शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगा। तो ये सिनॉप्सिस आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें सीखेंगे। अब मैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कैसे अभ्यास। तो ये अभ्यास आपके लिए दिया जा रहा है। सबसे पहले अभ्यास में देखिए, यशोधर्मन जो राजा हैं उनके बारे में, ओलिकर राजवंश के बारे में 2 मार्कर में लिखिए, सौधर्णी अभिलेख के बारे में, प्रकाश धर्मा और रीस्थल अभिलेख और मंसूर अभिलेख। ये 2 मार्कर का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप घर में जरूर प्रिपेयर करिए। मैं अभी थोड़ा सा मीन्स की आपको टिक बता देता हूँ। यशोधर्मा की उपलब्धियों का वर्णन भी देख लीजिए, ओलिकर राजवंश की दोनों शाखाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए, और लास्ट में 10 मार्कर का क्वेश्चन की ओलिकर राजवंश के सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य और न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। धूमधाम से इस चीज को लिखिए और जाते जाते मेंस का टिप्स सुनते जाइए। जब भी अभी भी आप खाली बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा मेंस अभी तैयार नहीं है, मैं 27 का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरी प्रीलिम्स तैयार नहीं है, तो ये 27 वाली अपनी रणनीति सुन लीजिए। और 2026 जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है उनके लिए भी रणनीति सुन लीजिए, ये काम आने वाला है। 2027 वाले जिनका मेंस नहीं निकला है, सॉरी प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो ध्यान रखिए 2027 वाले प्रीलिम्स, तो दिन को 3 भागों में आपको बांटना है अपने आप को। पहला, रिवीजन। अभी अगर जब आपका मेंस तैयार हो गया है, अगर मेंस तैयार हो चुका है, सब कुछ तैयार है, तो आपको ये वाली टेक अपना लीजिए कि सुबह उठते से ही आप एक तो सबसे पहले यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या अदर कोचिंग में करिए। हमने बहुत अच्छा एक नया स्टार्ट किया है, यूनिट वाइज हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, खासकर ऑनलाइन माध्यम के लिए बहुत ही सटीक है, जिसमें हमारी एक ऐसा सिस्टम हमने जनरेट कर लिया कि आप अपनी ऑनलाइन कॉपी आप उसको लिखेंगे, हमको आप पीडीएफ के फॉर्मेट में देंगे, हम उसको चेक करके नियत समय में आपको उसको देंगे, और 1 to 1 चीजें आपको जब लिख के जब दी जाती है तब आप में ज्यादा सुधार देखने को मिलता है, तो ये आपके काम आएगा। तो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जब टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे तो पहले आपको सबसे पहले देखिए यूनिट वाइज के लिए आप पहले सुबह उठेंगे, जैसे 7 बजे उठ जाते हैं, तो 7 से 12 के टाइम पीरियड में आप चीजों को रिवाइज कीजिए, कीवर्ड्स में रिवाइज कीजिए। फिर बात करिए 2 बजे के आसपास, जैसे खाना खा के थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे, 2 से लेके 5 तक आपको केवल आंसर राइटिंग करनी है। खूब सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करिए, आपको किसी से बात नहीं करना है, बस आपको यही करना है। फिर अगर 7 बजे से आप बैठते हैं रात को 12 बजे तक, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसी चीज को सिनॉप्सिस बना लीजिए, आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, 1 2 3। और सबसे बड़ी बात कि मैं मान रहा हूँ अक्टूबर तक आपको ओनली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे आपका मेंस प्रिपेयर हो जाए। क्यों? अगर आपका प्रीलिम्स रुका है तो भगवान ने कुछ ना अच्छे करने के लिए रुका हुआ कि आप अपने मेंस को और अच्छा कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 2026, तो 2026 थोड़ा अपने दिमाग को सेट कर लीजिए कि भैया मुझे 750 नंबर लाना है। 750 नंबर लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डेली 10 पेज आप प्रैक्टिस कीजिए। हो क्या रहा है, मैक्सिमम लोगों का पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या सही है? पेपर पूरा ना होने का मात्र एक कारण है कि आप डेली इसको लिख नहीं रहे हैं, और जब जो डेली नहीं लिखेगा उसका पेपर जिंदगी में पूरा नहीं होगा। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप डेली कम से कम 5 से 10 पेज लिखिए आपको, और खासकर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ कि आपका पेपर पूरा हो जाएगा, और जिसका पेपर पूरा हो जाएगा उसका इंटरव्यू कॉल आना तय है लगभग। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर 3000 लोग मीन्स लिख रहे हैं तो 3000 में बच्चों 1000 बच्चा काम का है, बाकी तो सब भीड़ तंत्र है, और इस भीड़ तंत्र का आप हिस्सा मत बनिए। 1000 बच्चों में आप आने की कोशिश करिए, और यही 1000 बच्चा एक दिन 450 में आ जाएगा। तो जो पेपर पूरा करेगा उसका इंटरव्यू कॉल आना लगभग तय है।
अब क्या करेंगे, फिर से यही पैटर्न अपनाना है। जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है उसको रिवाइज करिए, उसको डेली लिखिए आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में, और शाम को सिनॉप्सिस बना लीजिए। अभी स्टार्टिंग में हिंदी पढ़ने की, एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक 15 से 20 मिनट, थोड़ा सा 15 दिन तक आप अपना रिदम मेंटेन कर लीजिए। मैं लिख के बोल रहा हूँ कि फिर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप हिंदी भी, एथिक्स भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी सब डील करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सब छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। जो भी परीक्षक को लेकर परेशानी है, डाउट है, तो हमारा जो नंबर है 9039090303 पर या 348 पर कॉल करिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे प्रस्तुत करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि आपको हम निराश ना करें, कभी फोन ना उठाएं, तो बिल्कुल मत परेशान होइए। हो सकता है व्यस्तता है, मगर हाँ, कॉल बैक जाएगा और आप आपकी जितनी समस्याएं हैं आप शेयर करिए, हम आपका साथ देंगे। मेरी शुभकामनाएं। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।